अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, अब हम नया चैप्टर का आगाज करने लगे हैं, विच इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हम लोगों ने इन्वेंट्री से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। दैट वाज समथिंग डिफरेंट थिंग। दिस वन इज समथिंग डिफरेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले तो नोट कर लें, ये हमारा जो चैप्टर है ये इन्वेंटरी की बाइंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बाइंग, परचेजिंग। अब इसके अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्या मुझे इन्वेंट्री की बाइंग सस्ते दामों करनी चाहिए या महंगे दामों करनी चाहिए? कम खर्च पे खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट। अच्छा, इन्वेंट्री की बाइंग मींस मेरा ये इन्वेंट्री का अकाउंट है, कौन सा? रॉ मटेरियल। बाय क्या करूंगा? रॉ मटेरियल बाय करने के चांसेस है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा? रॉ मटेरियल में बाय करूंगा। जो पुराना चैप्टर पढ़ा था वो था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये था इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से रिलेटेड, कि वैल्यू कैसे करना है, FIFO पे लेकर चल रहा है, FIFO पे लेकर चल रहा है, क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू होगी, ये वाली चीजें थी। अब क्या है? अब हमारी यहां पर इन्वेंट्री डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला चैप्टर इससे रिलेटेड है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अच्छा, अब मेरा टारगेट होगा कि मुझे ये कम से कम कॉस्ट में चीज मिले। अब यहां पर और कौन कौन से खर्चे आते हैं? क्या इन्वेंट्री में बाय करूंगा तो अब मेरा एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा जो मुख्तलिफ लोगों से क्यूरीज रेस करेगा, कोटेशंस वगैरह मंगवाएगा, होगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, जो मुझे जोन सी भी चीज चाहिए होगी वो डील करेगा, फोन कॉल्स वो करेगा। ठीक, तो ये परचेजिंग डिपार्टमेंट का खर्चा भी किससे रिलेट कर रहा होगा? मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेट कर रहा होगा। फिर मैं ये बाय करूंगा, अब बाय करने से या इंपोर्ट करना है मैंने बायर से, तो इंपोर्ट करने से लेके मेरी प्रेमिसेस तक पहुंचने तक का खर्चा, जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज आ जाएंगी, जिसके अंदर कस्टम ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड रास्ते के कैरेज इनवर्ड वगैरह, ये सारी चीजें क्या होंगी? इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है। ठीक, अगली चीज, अब मेरे पास जब इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तो अब मुझे इंटरनली मैनेज करनी है। मैंने इसे कहीं पे वेयर हाउस में रखना है, ये भी मैं क्या कर रहा हूं? इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा हूं। मुझे थर्ड पार्टी से वेयर हाउस पे रखना है, मुझे अपना यूज करना है। बात समझ लग गई? तो ये वाली चीजें हैं हमारी, जिसको हमने क्या करना है इस चैप्टर में डील करना है, कि हमें सस्ते से सस्ता चीज चाहिए। चले, अब दो किस्म की चीजें, एक और किस्म की चीज, अब अगर मेरे पास क्वांटिटी होगी नहीं, क्या मैं बेच पाऊंगा? वैसे सोचते हैं बेचने के लिए। मेरे पास फिनिश गुड, एक दुकानदार है, उसके पास कस्टमर आता है और दुकानदार अगर कहे यार आज शाम को आनी है, कल सुबह पता कर लीजिएगा, वो कस्टमर क्या करता है? उस हाथ वाली दुकान के पास चला जाएगा, एना कोल नहीं है, नाले कोल
या अगर उसको 10 चीजें चाहिए, वो दुकानदार से आगे पूछे हाँ जी जनाब ये 10 चीजें चाहिए, मिल जाएंगी? वो कस्टमर देख के कहता है ये चीज तो मिल जाएगी, ये 3 चीजें जो है ना ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये 2-3 दिन तक आ जाएगा, तो आप ये चीजें ले जाएं। तो बंदा क्या करेगा? वो निकल के साथ वाली दुकान पर चला जाएगा कि यार मुझे सारी चीजें इकट्ठी एक ही जगह पे वैसे मिल जाए, और ज्यादा चीजें इकट्ठी लूंगा तो शायद मुझे ज्यादा चीजों के ऊपर डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाएगा। ठीक, तो वो यहां से निकल के एक दूसरी शॉप पे चला जाएगा। मीन्स आपका कस्टमर क्या हो गया? लूज हो गया। किस वजह से लूज हुआ? आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं था। इसको कहते हैं स्टॉक आउट होना। क्या बोलते हैं? स्टॉक आउट होना। तो हमें इन्वेंट्री को इतना भी मेंटेन करना है कि हमारे पास से हमारा कस्टमर लूज ना हो जाए। ठीक, अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के वाले से सोच लेते हैं। मेरे पास एक कस्टमर आया जिसने मुझसे एक चीज बनवाने का कहा, मेरे पास मटेरियल ही ना हो तो बना नहीं पाऊंगा, मेरा कस्टमर क्या होगा? लूज हो जाएगा। अभी नहीं भी लूज होता तो नेक्स्ट टाइम लूज हो जाएगा। अभी मैं हो सकता है कस्टमर को बुला ला के बातें करके रिटेन कर लूंगा, मेरे पास मटेरियल नहीं होगा, वो हफ्ते बाद मुझे बोलेगा भाई माल नहीं भेजा। क्या हम कहने के काबिल होंगे सर माल हमारे पास नहीं आया? बाद में दे भेजो की कहेगा बड़ो भांडे च मैं नहीं खरीदता। कल मैं ही कहेगा ना मैं किसी और को खरीद लांगा, यही काम होगा ना। तो फिर क्या होगा? हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। तो इस वक्त हमारा टॉपिक के अंदर 2 चीजें आएंगी बच्चों। क्या आएंगी? 2 चीजें हमसे रिलेट कर रही हैं। हमारा टारगेट है एक तो कि हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट को क्या करना है? कम करना है, मिनिमाइज करना है ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। दूसरा हमारा टारगेट है कि हम इस हद तक इन्वेंट्री रखें ताकि हमारा स्टॉक आउट ना हो जाए। ठीक, ये हमारा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। अब अगली चीज, इन 2-3 ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट कौन कौन सी हैं, जिनकी मिसालें मैंने दे दी आपको। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है तो हम सब कुछ इकट्ठा एक ही कैटेगरी में कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हैं। जैसे हम IAS 16 में पढ़ते हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन, वो भी इंपोर्ट होती है ना फैक्ट, और हम सारी की सारी कैटेगरीज इकट्ठी कर लेते हैं। यहां पे उनको तोड़ा गया, एक चीज उन खर्चों को तोड़ा गया। दूसरी चीज हमने अब इस चैप्टर के हिसाब से भी कुछ चीजें क्या करनी है? सोचनी है, देखनी है कि इनकी लॉजिक्स क्या क्या है। डन? आए जी, हमारे खर्चे कौन कौन से होंगे? एक होगी हमारी परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो हमने सप्लायर को देनी है, थर्ड पार्टी को देनी है। क्या करनी है? सप्लायर को देनी है, बाहर वाले बंदे को देनी है। दूसरी हमारी होगी कॉस्ट रीऑर्डर कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का खर्चा। ये वो वाले खर्चे हैं जो हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के खर्चे हो गए, जो फोन कॉल्स वगैरह करता है। तो हमारे ऑर्डर प्लेस करने से लेकर, कहां से लेकर? ऑर्डर प्लेस करने से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचकर चेक होने तक का खर्चा, ये कहां पे आएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। दोबारा से सुन लें, कब से लेकर कब तक? ऑर्डर प्लेस करने से लेकर फैक्ट्री में पहुंचने तक, वेरीफाई होने तक का खर्चा क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है जी होल्डिंग कॉस्ट। अब उसको कैरी करना है, कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। ये वेयर हाउस वगैरह के खर्चे और इस तरह के खर्चे आ जाएंगे, मैंने कैरी करना है, रखना है। चौथी कॉस्ट आएगी हमारी शॉर्टेज कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट। चीजें नहीं है उनकी वजह से खर्चे। इन रूटीन हमारे ये 3 खर्चे हैं। ये एक स्पेशल किस्म का खर्चा है स्टॉक आउट वाला। क्यों जनाब? ऐसे ही है ना। अच्छा, परचेजिंग कॉस्ट में क्या क्या कुछ आ जाएगा? अब इसकी जरा डिटेल। परचेजिंग कॉस्ट में आप 2 चीजें ले लेंगे मेजरली। एक आपकी जो सप्लायर को आप
पैसे देते हैं नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। क्या जी? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस है। अब की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा। अब की अकाउंटिंग के हिसाब से देखें, IAS 16 की अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो अब IAS 16 में चेंजेस आ गई हुई हैं और उसके मुताबिक सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है, वो भी अब लेस हो जाता है परचेज प्राइस में से। ठीक, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हरकतें आएंगी CMA में कि वो सेटलमेंट डिस्काउंट के अंदर खिलाना शुरू कर देना है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बता दिया आपको। तो बाद आ जाए तो माइनस कर देना, सादी जी का नेट कर देना, नेट ऑफ डिस्काउंट्स कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड एलो जनाब में लिख भी देना, एंड सेटलमेंट डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। ठीक है जी। इसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस क्या कर लेंगे हम, ऐड कर देंगे। बस ये दो चीजें हैं बेटा, जरा उनको क्या ना एक ऐसी बंद कर दें, बिजली बचाइए अपने लिए कौम के लिए। चलिए ये वाला बंद कर देना, ये डायरेक्ट पैड है मुंडे देते। अच्छा जी, अगली चीज रीऑर्डर कॉस्ट, परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आनी है, वो तमाम की तमाम कॉस्ट ऑफ परचेज फंक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन टू स्टोर, ये सारे के सारे खर्चे क्या आएंगे इसके अंदर आएंगे। समझ लग गई कौन कौन से खर्चे हैं। कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह, जितने भी वो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वांटिटी इंस्पेक्शन, ये चीजें भी कौन करता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट करे, या स्टोर में पहुंचने तक की बाद इंस्पेक्शन हो रही है। ये कौन सी इंस्पेक्शन है, जो बाइंग की है उन चीजों की, सेल वाली चीजों की नहीं। एक इंस्पेक्शन हो सकती है कि हमने चीजें भिजवाई हैं तो उसकी इंस्पेक्शन, वो नहीं, जो हमने बाइंग किया है। पूरा चैप्टर किससे रिलेट करता है, बाइंग से, परचेजिंग से रिलेट करता है। ठीक है, तो आने के खर्चे, क्वालिटी इंस्पेक्शन आफ्टर परचेज। कोई ब्रोकर को कमीशन दे देते हैं हम, हमें नहीं पता कि जी सप्लायर कौन सा है, हम कहते हैं यार मंगवा कर दे दो, डील करवा दो किसी सप्लायर से, तो दरमियान में कौन सा आ जाता है, ब्रोकर एजेंट आ जाता है। बाज़ औक़ात सप्लायर ने ही कहा होता है कि जी हमारे पास ऑर्डर आए ही ब्रोकर के जरिए, फिट इन किए होते हैं उन्होंने, उनका हम ज़्यादा नहीं बंदों को डील कर सकते, तो वो अपनी मैनेजमेंट रखने की बजाय क्या कर देते हैं, कुछ लोगों को कह देते हैं कि भाई तुम्हारे जरिए ऑर्डर आएंगे। ठीक है जी, तो वो दरमियान में एक बंदा हो सकता है, उसके जरिए ऑर्डर आ सकते हैं, तो ब्रोकर कमीशन। ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते की इंश्योरेंस, हमारे जर्मनी से माल चला, पाकिस्तान पहुंचा, हमारी प्रेमिसेस तक का रास्ते की इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड वगैरह, कोरियर चार्जेस वगैरह, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई है उसके लिए। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, कोई हमने ऑर्डर प्लेस किया उससे रिलेटेड कोई ना कोई खर्चे, तो ये सारी की सारी खर्चे क्या है, परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट, ये वाली खर्चे आ गया। होल्डिंग कॉस्ट, इंक्रीमेंटल और वेरिएबल कॉस्ट की बात मैं बाद में करता हूं। इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ अ स्टॉक, होल्डिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा। अब मैंने अपने पास माल रखा हुआ है, माल खराब ना हो जाए उसके लिए मैंने कोई इंश्योरेंस करवा ली है स्टॉक की, तो वो कौन सी हो जाएगी, ये क्या होगी, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तमाम वो कॉस्ट जो रिलेट करती हैं स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री के, रखने से रिलेटेड। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल को हैंडल करना, तरतीब से उठा के रखना, इधर रखना उधर रखना, तरतीब से लगाना, प्यार से उठा के लेके जाना। फ्रिज है ते मेरे वर्गा बंदा जो चुकेगा ते तुहाडे वर्गा बंदा चुकेगा तो की करेगा,
कहेगा लम्मा पाओ चुकने एक पास तू चुके पास मैं चुका, ठीक है। लेकिन फ्रिज को इससे ज़्यादा टिल्ट नहीं करना होता, 45 डिग्री से ज़्यादा या मैक्सिमम इतना 70 डिग्री तक रहे, कोई इस तरीके से हो। जैसे इसको क्या कहते हैं, हैंडलिंग करना, मटीरियल हैंडलिंग। प्रॉपर बंदे चाहिए होंगे ना, ट्रेंड बंदे चाहिए होंगे। आपके मेरे वर्गा बंदा तो की करेगा, हाँ लम्हे पाओ एक पास तू चुक एक पास मैं चुकना, हम मोटरसाइकिल से लाके लै चलने हाँ, तो फिर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर आगे से क्या होगा, वो चीज़ खराब होगी, नई चीज़ खराब होगी ना, ठीक है। तो अब उसके लिए आपने चीज़ें खरीदनी, आगे बेचनी है, तो उसको प्रॉपरली क्या चाहिए, हैंडल होना चाहिए, उसका खर्चा होता है डेफिनेटली। अब आप स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में कोई रेट का फर्क नहीं होगा, बोले जी होता है ना। तो प्रॉपरली उसको जो जानने वाला होगा बंदा वो होना चाहिए। कोई थेफ्ट हो सकती है, ऑब्सोलेंस हो सकती है, खराब हो सकती है चीज़, ये भी क्या है, एक खर्चा है, ये भी स्टोरेज की करने की वजह से है। पेरिशेबल चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, क्या हो जाएगा अगर नहीं आप रखेंगे, मच्छी है नई तरीके से रखोगे, बर्फ के अंदर नहीं रखोगे, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी ना। तो ये इन सारी चीज़ों को हैंडल करना, स्टोर करने का खर्चा है। सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो हर क्वेश्चन में तकरीबन मिलेगा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको समझिएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या जी, इंटरेस्ट कॉस्ट दो लिहाज से आएगी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट को या कैरिंग कॉस्ट को। उसके अंदर एक चीज आती है इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या आती है, इंटरेस्ट कॉस्ट। इसको दो अंदाज से समझा जा सकता है। यह बताइएगा कि अगर मैं 500 रुपया एक आइटम खरीदने पर लगाता हूं, उसकी परचेज प्राइस 500 रुपया है, क्या ये 500 रुपया मैं अगर ये नहीं खरीदता तो कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट कमा सकता हूं जी? तो अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, क्या मैंने ये फोरगो किए पैसे इंटरेस्ट के? इंटरेस्ट इनकम मैंने फोरगो की, तो ये है इनकम के लिहाज से। इंटरेस्ट इनकम क्या किया मैंने, फोरगो किया। बैंक में पैसा रखवा के, और ये जो चीज आप फोरगो करते हैं इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कोई और आइटम आप फोरगो करके एक काम करते हैं तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग में बार बार आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पास में लगी, नोट कर लें अपने पास। कोई भी आइटम आपने की है, कोई दूसरी आइटम फोरगो करके, तो जो फोरगो किया है वो क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ, ये बस उर्दू में लिख लें बेशक आप। एक आइटम को फोरगो करके, छोड़कर दूसरी आइटम को ऑप्ट करना, ऑप्ट करना है, ऑप्ट, ओपीटी। रखना, दूसरी आइटम को लेना, ठीक है जी। तो ये जो दूसरी आइटम ली है, ऑप्ट की है, उसकी के कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। उसके लिए ये एक कॉस्ट है, जो चीज आइटम खरीदी है, जो दूसरी चीज आपने ऑप्ट किया, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मैंने बाइंग की है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की बाइंग में मैं फोरगो क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट इनकम। तो ये इन्वेंट्री की बाइंग की एक क्या है, कॉस्ट है, ठीक है जी। इन्वेंट्री आप ऐसे भी लिख लें, इन्वेंट्री के खरीद मसलन इन्वेंट्री के खरीदने के में हमने इंटरेस्ट इनकम फोरगो की है। इन्वेंट्री के खरीदने में हमने इंटरेस्ट इनकम फोरगो की है, छोड़ी है,
तो ये इन्वेंट्री के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। चलो जी, इन्वेंट्री के खरीदने में आपने इन्वेस्टमेंट इनकम फॉरगो की है, तो ये इन्वेंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम फॉरगो की से मैं 500 रुपया इन्वेस्ट किया और मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना था 8%। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां पर फॉल करेगी, होल्डिंग कॉस्ट में, कैरिंग कॉस्ट में। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट होगी। डन। ये लिस्ट पता नहीं बुक में बनी हुई है या नहीं बनी हुई, पता नहीं मैंने बुक के अंदर रखी थी कि नहीं रखी थी, लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये जरा देख लें जरा। अगर नहीं लिखी होगी तो मैं ये लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर्स में। ये जो लिस्ट अभी डिस्कस किया मैंने आपसे, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कम से कम। ये मिनिमम चीजें हैं कह लें, बाकी जेन में लेकर आना है। कहाँ कौन सी जगह का है, ऑल कॉस्ट रिलेट्स टू स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री और ऑल कॉस्ट फ्रॉम ऑर्डर परचेजिंग फंक्शन और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटिंग टिल इट्स रीच एट प्रोमिसेस। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर पता नहीं कौन सा है, 13 नंबर चैप्टर है। और समरी में तो नहीं लिखी हुई, आई थिंक सो नहीं है, दी होंगी। कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्रीज के अंदर थोड़ी बहुत दरमियान में बात आ जाती है, लेकिन लिस्ट नहीं है, लिस्ट डिस्कस नहीं हुई। तो यह मुझसे ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ इसकी बनाकर दे देंगे जनाब, आपको टेंशन नहीं लें, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। अच्छा जी, अच्छा एक अंदाज इसका ये है। दूसरा अंदाज, मेरे पास अपना पैसा नहीं है, मेरे पास अपना पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, लोन लूंगा, लोन लेके इन्वेंट्री खरीदूंगा। तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या बना, इसकी कॉस्ट ही बना, वो तो डायरेक्टली बना ना कॉस्ट। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदाज से भी सोचा जा सकता है और इंटरेस्ट इनकम फॉरगो के अंदाज से भी सोचा जा सकता है कि मैंने 500 रुपया लगाया, इसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे 8% देना पड़ा, 10% देना पड़ा, जो सा भी रेट दिया होगा, ठीक है। तो आपको वो लेना है, इसको आप कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, आप इसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, और चार्ज फॉर फाइनेंस इस तरीके का लफ्ज भी बोल सकते हैं कि फाइनेंसिंग करवाई है आपने। ले जी, आपकी ये इन्वेंट्री नहीं कंप्लीट नहीं हुई, अभी बेसिक्स बताए हैं वैसे मैंने आपको। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? इट्स अ डिसीजन मेकिंग। कह सकता हूं डिसीजन मेकिंग कैसे है भाई, आप डिस्काउंट लो या ना लो, आपको यह देखना होगा। एक बल्क डिस्काउंट है, आप क्वांटिटी कितनी बाय करें कि जो आपके लिए अच्छी हो, ठीक है, डिसीजन है। समझ लग रही है?
आप डिस्काउंट लें या ना लें, ये एक डिसीजन है। आप क्वांटिटी कितनी बाय करें कितनी ना बाय करें, ये एक डिसीजन है, ठीक। और फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट। क्या लफ्ज यूज कर रहा हूं? फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर एवरी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, सिर्फ ये दो रेलेवेंट है। बात समझ लग गई जी? For decision making, variable costs and incremental fixed cost are relevant cost. Existing fixed cost, fixed cost absorbed, ये भी तो फिक्स कॉस्ट होती है ना, ये इररेलेवेंट होती हैं। ऐसी कॉस्ट्स जो किसी डिसीजन के लिए तमाम लेवल्स पर सेम हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, वो उस डिसीजन के लिए इररेलेवेंट होगी। इसका मतलब क्या है? तमाम लेवल्स पर सेम हो, तमाम लेवल्स पर सेम हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, वो इस डिसीजन के लिए क्या होगी? इररेलेवेंट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लें, मैंने देखना है कि मैं 5000 की क्वांटिटी बाय करूं एट अ टाइम या 10,000 की क्वांटिटी बाय करूं एट अ टाइम। क्या जी? 5000 की क्वांटिटी बाय करूं या 10,000 की क्वांटिटी बाय करूं? मुझे एनुअली बाय करना है। क्या करना है? एनुअली बाय करना है 50,000 यूनिट्स और एट द रेट ऑफ ₹5 है। ये बताएं मेरी पूरी एनुअल परचेज कॉस्ट क्या होगी? क्या इसके अंदर देखें 50,000 यूनिट्स बाय करने पूरे साल में, मैं 5-5 हजार यूनिट्स करके, इसको कहते हैं ऑर्डर साइज। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डर साइज। अगर मेरा 5,000 यूनिट हो तो मैं कितनी दफा ऑर्डर दूंगा पूरे साल में? 50,000 मुझे बाय करने हैं, मैं 5-5 करके बाय कर रहा हूं। ठीक है जी? मैं क्या कर रहा हूं? 5-5 करके बाय कर रहा हूं, तो मैं 10 ऑर्डर्स के अंदर बाय कर रहा हूं ये 50,000 क्वांटिटी। और अगर मैं 10-10 हजार यूनिट करके बाय कर रहा हूं तो मैं 5 दफा के अंदर क्या कर जाऊंगा? मैं 50 पूरे कर जाऊंगा, मेरे 5 ऑर्डर्स होंगे। लेकिन ओवरऑल मैंने बाय कितने करने? 50,000। कितने बाय करने?
50,000 बाय करने हैं, तो मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट तो दोनों लेवल पर क्या है, 2,50,000 इधर भी और 2,50,000 इधर भी। ये बताएं क्या ये डिसीजन में कोई किरदार अदा करेगी, ये डिसीजन में कोई किरदार अदा करेगी, ये डिसीजन में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। ऐसी कॉस्ट जो किसी डिसीजन के लिए तमाम लेवल्स पर क्या हो, सेम होगी, चाहे आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है ना वैसे तो, ये तमाम लेवल्स पर अगर सेम है तो फिर काम को दरमियान में लाने का फायदा कोई नहीं है, तुक नहीं बनती है, फिर वो कंपैरिजन में फॉल नहीं करती है। सो नाउ दैट इज इररेलेवेंट फॉर वर्किंग। बात समझ लगी है? इसको इकट्ठा बना लीजिएगा, ये मिसाल मैंने आपको दी है समझाने के लिए। डन? अच्छा बच्चों, अब कुछ कुछ अल्फाज और उनके मानी जो हमारे चैप्टर में यूज होने, जो हमारे चैप्टर में यूज होने। CO, सी बड़ा ओ छोटा, इसको बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये क्या है, बोलें जी, और बोलो बच्चों, पर ऑर्डर है। तो इसकी वेरिएबिलिटी, वेरिएबल होना किस पर बेस कर रहा है? ऑर्डर के ऊपर। ये यूनिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहा। क्या जी? ये किस पर बेस कर रहा है? ऑर्डर पर बेस कर रहा है। लिख लें अपने पास, ऐसे लिखो और लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का वेरिएबल होना वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, पर ऑर्डर पर बेस कर रहा है। ना कि पर यूनिट पर, ना कि पर यूनिट पर। लिहाजा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होगी या पर ट्रांजैक्शन होगी या पर ट्रिप होगी, इन चीज़ों के सेम ही चीज़ बन रही है, एक दफ़ा ही इनकर होनी है, ऑर्डर की बेसिस के ऊपर होगी। ये होगी आपकी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड और अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगी, तो अगर आप सालाना देखेंगे, क्या करेंगे? सालाना पर यूनिट अगर होगी तो फिर पूरे साल के लिए तो ये क्या हो जाएगी? दोनों लेवल्स पर सेम हो जाएगी। जैसे परचेज कॉस्ट सेम होती है उसी तरीके से क्या हो जाएगी? पर यूनिट होगी तो ये भी क्या हो जाएगी? पूरे साल के लिए सेम हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी?
इररेलेवेंट हो जाएगी। वैसे भी इसकी वेरिएबिलिटी किसके बेस के ऊपर है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इररेलेवेंट हो जाएगी पर यूनिट। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं हम आपको पूरे साल में चाहिए 50,000 यूनिट्स, या जरा सिंपलिसिटी कर लेते हैं 15,000 कर लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएंगे। कितने चाहिए पूरे साल में? एनुअल डिमांड, चलिए यहां पे ये भी लिख लेते हैं साथ ही। अगला एनुअल डिमांड is equal to annual purchasing। एनुअल डिमांड का मतलब क्या है? एनुअल परचेजिंग, और इसको हम डिनोट करेंगे डी से, डी कैपिटल। किसे डिनोट करेंगे हम? डी से डिनोट करेंगे। एनुअल डिमांड या एनुअल परचेजिंग, पूरे साल में कितने परचेजिंग करनी है। अब यहां पर आपको बताया हुआ है मैंने, एक तो टी काउंट होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक आपकी होती है परचेजिंग, एक आपकी इशू होती है या कॉस्ट ऑफ सेल, और एक होता है क्लोजिंग। और इन्वेंट्री में हमने सीखा था कि आपको रिवर्स बैक जाना पड़ सकता है। आपको क्या करना है, ये डिमांड है, खरीदनी कितनी है। पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है? बाइंग से रिलेटेड है, परचेजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो परचेजिंग, एनुअल डिमांड, एनुअल परचेजिंग कितनी करनी है। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिया हुआ है मटेरियल का, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक प्लस इशू फॉर प्रोडक्शन या फिर सेल, सेल या फिर इशू फॉर प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर परचेजिंग होगी। ये दूसरी चीज आ गई। डन। कितनी चीज हो गई? 2। ये क्या चीज बताई है? सीओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसकी वेरिएबिलिटी किसकी बेसिस के ऊपर होगी? ऑर्डर बेस, पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड, एनुअल परचेजिंग, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो फिर फार्मूले में लेकर आना पड़ेगा। तीसरी चीज CH, ये क्या चीज है? ये भी बताता हूं, पहले समझ लें इधर, फिर वो उसकी बात पे करते हैं। मेरी एनुअल डिमांड है 15,000 यूनिट। क्या जी? एनुअल डिमांड है 15,000 यूनिट्स। अब बच्चों, अगर मैं 15,000 यूनिट का एक ही ऑर्डर करता हूं, इकट्ठी एक ही दफा मंगवा लेता हूं, क्या करता हूं? इकट्ठा एक ही दफा मंगवा लेता हूं, तो फिर क्या होगा? पूरे साल के अंदर एक दफा चलेगा। ईयर 1 आएगा, फिर मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, फिर वो एक पूरे साल में चलेगी। ऐसे ही है। अच्छा, ऑन एवरेज पूरे साल में मेरे पास कितने यूनिट्स रहे होंगे? बताएं जी, ऑन एवरेज मेरे पास कितने यूनिट्स रहे होंगे? क्या 7500 रहे होंगे अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो? और बोलो ऑन एवरेज कितने रहे होंगे मेरे पास? ये एवरेज लगाई है ना मैंने पूरे साल की, कुछ उत्ते कुछ थल्ले, तो एक एवरेज 7500 रहे होंगे। और एवरेज निकालने का तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो एक आपके पास 15,000 है, एक नील है, तो कितना हो गया? 7500। ये क्या चीज है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज यही होती है ना, बोलो। अच्छा,
अब आते हैं, अगर यही डिमांड पूरी करने के लिए आपने ऑर्डर दिया 7500 यूनिट्स का, आपके पास क्वांटिटी आई कितनी? 7500। अब क्या ये 6 महीने में खत्म हो जाएगी? फिर से आपके पास ऑर्डर आएगा, फिर 6 महीने में खत्म होगी और आपका ईयर 1 पूरा हो जाएगा। ऐसे ही अब बोलो, अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी? $3750 $3750 रहेगी एवरेज। ठीक, मेरे पास ओपनिंग में थे 7500 यूनिट्स, प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए? 3750। अच्छा जी, तीसरी मिसाल ले लेते हैं। मुझे पूरे साल में चाहिए 15,000 यूनिट्स, मैं ऑर्डर करता हूं 5,000 का, मेरे पास क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 5,000 यूनिट आ जाएगी। मैं इसे 5,000 यूज़ करूंगा, 3-3.5 महीने में ये यूज़ होगा, फिर मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी 5,000 की, फिर मैं इसे यूज़ करूंगा, फिर ख़त्म होगी, फिर मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, फिर मैं इसे यूज़ करूंगा और मेरे पूरे साल के एंड पर क्या आ जाएगा? फिर से 0। अब ऑन एवरेज कितनी रही है? 250 या 2500? 2500। 5,000 मेरे पास ओपनिंग था, क्लोजिंग 0 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, ये मेरी क्या रही है? एवरेज रही है। चलें ये बताएं, ये 15,000 क्या चीज थी? ये मेरा ऑर्डर साइज था। क्या था मेरा? ऑर्डर साइज था। क्या था बच्चों? ऑर्डर साइज था। दिस वन इज माय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज को हम क्यू से डिवाइड करेंगे, डिनोट करेंगे। क्वांटिटी ऑर्डर किसे डिनोट करेंगे? क्वांटिटी ऑर्डर। एंड इट कुड आल्सो बी डिनोटेड एज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम मोस्ट इकोनॉमिकल रहेंगे। ठीक है जी, EOQ इज आल्सो एन ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर साइज हमारा है क्वांटिटी। जो हम क्या करेंगे, अब इसमें मैंने कितना ऑर्डर किया है, इसमें कितना ऑर्डर किया है, इसमें कितना किया है, तो हम इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में बड़ा सेफली कह सकते हैं, क्योंकि हमें एक अजम्पशन लेनी है कि हमारे पास क्वांटिटी यूज होगी, फिर हमारे पास नई क्वांटिटी आएगी, और जो ही हमारे पास होगी हमारे पास नई क्वांटिटी आ जाएगी। इस चीज के लिए हमें ये अजम्पशन लेनी पड़ती है इस टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के स्टार्ट पर। तो फिर एवरेज इन्वेंटरी जिसके अंदर एक चीज है ही, क्या चीज? 0, तो उसको वैसे ही कायम कर देते हैं और फिर आपका फार्मूला बनेगा क्वांटिटी ओवर 2, एवरेज इन्वेंटरी। और एवरेज इन्वेंटरी रिप्रेजेंट करेगा 2 होल ईयर। इट रिप्रेजेंट्स 2 होल ईयर। इट रिप्रेजेंट्स 2 होल ईयर। आप ये देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि पूरे साल में कितनी होगी इन्वेंटरी, कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी ऑन एवरेज बेसिस थ्रू होल ईयर। आपने एक रेशो बना ली, कह लें पूरे साल पे क्या मेंटेन होगी। कितने फार्मूलाज हो गए? एक फार्मूला ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी फार्मूला नहीं है, नाम बताया। एक है एनुअल डिमांड का नाम, एक है होल्डिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हाँ नहीं बेटा, हाली सेफ्टी स्टॉक की कहानी में कोई बोली, कोई अल्फाज में बोले, कोई सेफ्टी स्टॉक की कोई कहानी, कोई अल्फाज बोले नहीं। छलांगा ना मारो, तुम पढ़े आए थे, छलांगा ना मारो। हाँ तो पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है आपने। हाँ। जिसने पढ़ा हुआ चुप।
वो चीज़ सीखो जो सिखा रहा हूँ, साथ वाले को भी कंफ्यूज किया जा रहा है ये सेफ्टी क्या चीज़ आ गई दरमियान में। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तो कोई मिसाल ऐसी रखी नहीं है। मैं जब वो चीज़ आएगी तब मैं वो भी ग्राफिकली समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, नामों के साथ उसके फार्मूलाज बताने हैं। ठीक है, वो एग्जांपल्स के साथ अभी फार्मूलाज बनाएंगे आप। ठीक है, अभी आपने लिख लिया सी बड़ा कैपिटल में और एच छोटा, इसको लिखें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। रीजन अभी डिस्कस होगी इंशाल्लाह, एक मिसाल के साथ डिस्कस होगी। क्या होगी जी? एक मिसाल के साथ डिस्कस होगी। मिसाल बनाते हैं यहीं पे बैठे बैठे। एनुअल डिमांड, क्या जी बच्चों? एनुअल डिमांड, ये एनुअल परचेजिंग है कि आप एनुअली परचेज कितने करेंगे, इसको बोलते हैं डी। और हम कहते हैं हमें चाहिए कितने यूनिट्स, चले 15,000 रखे हैं, 15,000 यूनिट्स। कितने जी? 15,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये कितने हैं बताएं जी, कितनी होगी अंदाजा? चलें 3,000 पर ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये आपकी एज्यूम कर लेते हैं ₹250 पर यूनिट पर एनम, पूपा पर यूनिट पर एनम। ये आपकी आ गई 2-3 चीजें, ये आपकी आ गई 2-3 चीजें। अब मेरे पास कितने लेवल्स हैं? 3 तरह के ऑर्डर साइज हैं। कितने साइज हैं? 3 तरह के, जो भी आपने वर्कआउट किए हैं। एक ऑर्डर साइज है आपका 15,000, एक है 7500 और एक है 5,000 यूनिट्स। ये 3 चीजें। ये बताएं कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, इसमें कितनी दफा ऑर्डर करेंगे? इसमें 15,000 चाहिए टोटल पूरे साल में, 15,000 ही आपने ऑर्डर किया तो कितनी दफा करेंगे? एक दफा। यहां पर फार्मूला क्या बनाया आपने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मालूम करने का फार्मूला क्या बनाया आपने? यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला, क्या आपने इस एनुअल डिमांड जो आपको 15,000 चाहिए थी उसको तकसीम किया है? ये जो आपने ऑर्डर साइज किया, बोलें जी, बोलें, यही काम किया? तभी निकले ना 15,000 के ऊपर कितने? 1, 7500 के ऊपर 2 और 5,000 के ऊपर 3। तो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर का एक फार्मूला बनाया है। आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए एक काम किया है, आपने एनुअल डिमांड को अपनी क्वांटिटी से मल्टीपल डिवाइड किया है। आपने 15,000 डी को डिवाइड किया है 15,000 क्यू से। यहां पे आपने 15,000 डिमांड को डिवाइड किया है 7500 क्यू से, और यहां पे आपने 15,000 एनुअल डिमांड को तकसीम किया है 5,000 क्यू से। तो आपको 1, 2 और 3 ऑर्डर साइज मिला है। तो आपका फार्मूला बन गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का D ओवर Q। एनुअल डिमांड
डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए। अच्छा, अब आप ये बताएं आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। क्या बनाना है जी आपने? एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक दफा ऑर्डर करें तो कितना? 3000। 2 दफा ऑर्डर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। 3 दफा ऑर्डर करेंगे तो कितना हो जाएगा? पक्की बात है। काम क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किससे? किसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को, और सबर तो करो ना, पहले पूरा लिखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को आपने नंबर ऑफ ऑर्डर से क्या किया है? मल्टीप्लाई। सबर तो कर रहे, सबर कर लें। नहीं, कोई एबीसी नहीं करनी यहाँ पे। सबर कर लेना काका। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का साइन कौन सा यूज किया है आपके लिए? CO। C कैपिटल O स्टार्ट। ये O ये वाला है, ये H ये वाला है। ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ये स्मॉल लिखा है कि ये पर यूनिट है। क्या है? पर यूनिट। H स्मॉल है मींस ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये पर वाला है, पर वाला। क्या जी? पर वाला है। तो ये आपका आ गया CO, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला बनाया था आपने D/Q। ये आपका फार्मूला बन गया CO D/Q। CO और एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या बन गया? CO D/Q। D/Q क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या? CO। क्या आपने फार्मूला बना दिया? चलें बनाते हैं। CO कितना? 3000 इंटू D है 15000 तकसीम क्वांटिटी है 15000। आंसर आ गया आपका 3000। 3000 पर ऑर्डर है, एनुअल डिमांड 15000 है, ऑर्डर साइज 7500 है। ये 2 बनेगा और ये टोटल 6000 हो जाएगा। तीन 3000 पर ऑर्डर है, एनुअल डिमांड 15000 है, ऑर्डर साइज 5000 है। आपका आंसर आ जाएगा 9000। ये आपका बन गया फार्मूला CO D/Q, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। डन। अगली चीज, लॉजिक। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर एनम, पर एनम। आपने मुझे होल्डिंग कॉस्ट एनुअल बनाकर देनी है। क्या बनाकर देनी है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बनानी है। एनुअल टोटल होल्डिंग कॉस्ट। मैंने यहां पर एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनवाए, मैंने यहां पर एक फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री का भी तो बनाया था कि नहीं बनाया था? ये बनाया था एवरेज इन्वेंट्री Q/2। ये फाइनल फार्मूला है। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है? Q/2। और एवरेज का मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव है टू दी होल ईयर।
रिप्रेजेंटेटिव टू होल ईयर है बेटा। अब ये एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल को रिप्रेजेंट करती है, तो लाइक विद लाइक चलने के लिए रेट भी क्या होना चाहिए, पूरे साल का होना चाहिए ना बेटा। समझ लगी है बात? समझ लगी? इस वजह से ये जो रेट है ये क्या लेना है, पर यूनिट पर एनम लेना है, पूरे साल का रेट लेना है। बात समझ लगी? ये एवरेज इन्वेंट्री पूरे साल को रिप्रेजेंट करती है और होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की निकालनी है। क्या करनी है? पूरे साल की निकालनी है। अब आपके पास यहां पे पूरे साल में कितना मैं मेंटेन करके चलाऊं? नहीं है। बोलो है या नहीं है? क्या पूरे साल की क्वांटिटी है? कभी कितनी रही होगी, कभी कितनी रही होगी, कभी कितनी रही होगी, कभी कितनी रही होगी। तो फिर पूरे साल को रिप्रेजेंटेटिव निकालो, पूरे साल की एक क्वांटिटी निकालोगे, क्वांटिटी इनटू रेट। होल्डिंग कॉस्ट फिर क्या होगी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज इन्वेंटरी ऑफ होल ईयर। इसको बोलते हैं CH, इसको बोलते हैं Q/2। तो होल्डिंग कॉस्ट हमारी आएगी कितनी है, 250 रुपये, इन टू क्वांटिटी मेरी पास 15,000 तकसीम 2, 250, क्वांटिटी मेरे पास है 7500 तकसीम 2, क्वांटिटी मेरे पास 250, ऑर्डर साइज है मेरा 5000 तकसीम 2। लें जी, आज का टाइम हो गया ख़त्म। कल हम इससे आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, यहीं से ऑनवर्ड। हाँ जी, बुक में मौजूद है। टाइम हो गया, नहीं तो मैं ज़रूर करवाता आपको। तस्वीर खींच लो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।